हेलो बच्चों आज मैं आप सबके लिए ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग इन्वॉल्व होकर इस चैप्टर को पढ़ेंगे और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसकी इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट इस तरीके के हैं जो कि हमने पहले पढ़ रखे हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स से आ रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट एक्चुअली सेंटर ऑफ मास से आ रहे हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स से मेनली जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पे आता है वो कॉन्सेप्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। दूसरा एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट जो इस यूनिट में आता है वो आता है हमारा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेस पे क्या होगा, दैट्स द थिंग। और भी एक्चुअली बहुत सी चीज़ें हैं जो कि प्रीवियसली जो हमने पढ़ी हैं उससे लिंक है। तो सबसे पहले चीज़ कि ग्रेविटेशन में हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमारे एक्चुअली 3 लॉज हैं जिनको कि एक्चुअली हम बोलते हैं लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो कि एक मैथमेटिशियन ने दिए थे अपने एक मेंटर जिनका नाम था टाइको ब्रे, उनके डाटा की हेल्प से। उन्होंने 3 लॉज बना लिए जिन लॉज को एक्चुअली हम किसी भी बुक में इस तरीके से पढ़ते हैं कि कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आप सुनते रहना ध्यान से बात। पहला कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है उस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। वो लॉ ये बोलता है कि कोई भी प्लैनेट सन के अबाउट घूमेगा इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जरूरी नहीं है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमे, इस बात को ध्यान से सुनना। ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। वो जो ऑर्बिट है वो एक्चुअली हमारा सर्कुलर ऑर्बिट भी हो सकता है। अब तुम में से कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एक्चुअली फिजिक्स में जिसका बहुत इंटरेस्ट है वो सोच सकता है कि ये रिफॉर्मेशन आपने किस चीज़ को देख के की। सैटेलाइट्स के मोशन को जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर तो हम ये कंसिडर करते हैं कि सैटेलाइट पे हमारी अर्थ जो अंदर की तरफ जो फोर्स देती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। एंड द थिंग इज दिस कि वो फोर्स तब आता है जबकि हमारी सैटेलाइट का सर्कुलर मोशन होता है। और अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है सैटेलाइट का, अर्थ का भी ऐसा ही मोशन हम कंसिडर कर सकते हैं। हम सन को जो है एज ए सेंटर पे मानते हुए सर्कल के, ये हम देखेंगे। तो हमने एक्चुअली कैप्लर्स का पहला जो लॉ है उसको इस तरीके से बोला कि एवरी प्लैनेट विच इज मूविंग अराउंड द सन is moving in a fixed stable orbit and they are elliptical in nature but may be possible they are circular in nature because the thing is this कि आपको मैथ्स में आपके टीचर्स ने, आपके मेंटर्स ने एक चीज बताई होगी कि जो एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ ए स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन ऑफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें अगर k की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन हो जाती है हमारी वो सर्कल की इक्वेशन हो जाती है। सो हमारा सर्कल भी एक स्पेशल केस है एलिप्स का। तो इस बात को याद रखना कि आप एलिप्स, अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर मैं क्या हमेशा कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहीं पे लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो क्या मैं एक्चुअली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं ले सकता या नहीं ले सकती? नहीं, आप ले सकते हो, याद रखना, ठीक है। दैट्स द थिंग। अनदर थिंग इज दिस कि दूसरा जो लॉ है हमारा, वो लॉ हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल बेस्ड है। वो लॉ कहता क्या है? वो लॉ एक्चुअली ये कहता है कि अर्थ इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल एरिया बनाती है हमारे सन के रिस्पेक्ट में। सपोज ये कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया हमारी किसका? अर्थ का। मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सन है। एक बात मुझे बताओ, अगर अर्थ घूम के, ये अर्थ मान लो ई फॉर अर्थ होगी और एक्चुअली ये जो चीज है इसको एस फॉर सन मानो। अर्थ इस तरीके से इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूम रही है और ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे एक्चुअली जो है जब अर्थ थी तो इस पोजीशन को हमने पी कहा था। अगर ये लौट के फिर दोबारा से इसी पोजीशन पे आती तो कितना टाइम लगता है? तुम बोल सकते हो पवन सर 365.25 डेज, ये तो लगते ही है, बट समथिंग मिनट्स और ऐसे सेकंड्स भी लगते हैं, ठीक है। लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली क्या कहते हैं बेटा? 365.25 डेज लगते हैं। तो इसका बेसिकली यही तो मतलब हो गया कैप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कि अगर जो है ये यहाँ पे था, ध्यान से मेरी बात सुनना, और ये फिर दोबारा से यहीं पे वापस आ जाता है, तो लॉजिकल बात है कि एग्जैक्टली जो टोटल एरिया बनाएगा, ये सारा का सारा जो एरिया होगा हमारा वो सेम ही होगा हमेशा। 365.25 डेज में इतना सारा का एरिया, मैं मान लो ये एरिया को पूरे एरिया को ऑफ एन एलिप्स मैंने शेड कर दिया है, तो इतना एरिया बनाएगा। हम इस तरीके से भी एक्चुअली बहुत इजीली केप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं और इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। सिंपली इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस बात को याद रखना, एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। या फिर मैं जो है इसको मैथमेटिकल सिंबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से बोलूंगा कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी एक्चुअली हमेशा जो भी चीज होगी वो कांस्टेंट होगी। 2 दिन में जितना एरिया कवर करेगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए,
मान लो थोड़ी देर के लिए यहां से यहां पे गई, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, मान लो पी ए पॉइंट है। इसी तरीके से एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, पी बी पॉइंट। एंड लाइकवाइज एक्चुअली आगे जो कोई ये पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने पीसी पॉइंट मान लिया। मान लो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, इसको मैं 2 डेज बोलता हूँ। एग्जैक्टली यहां से लेके यहां तक का भी जो टाइम इंटरवल है वो 2 डेज है। तो सेकंड लॉ जो है केपलर का, इस तरीके से भी एक्चुअली आप कंसीडर कर सकते हो कि मान लो ये जो एरिया जो मैंने शेडेड बना दिया वो एरिया A1 है, ये A2 है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि A1 इज नथिंग बट इक्वल टू A2 बिकॉज द थिंग इज दिस कि डेल्टा टी दोनों का टाइम इंटरवल एक्चुअली हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हेल्प ले सकते हैं। अब तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस तरीके से कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सर इस तरीके से इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखते हैं। पहले एक बात सुनो, शायद आपको पता होगी सन जो भी फोर्स लगाएगा हमारी अर्थ पर, वो फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्ट करता है, और वो एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ मासेस। सो एग्जैक्टली हम ये बोल सकते हैं, यहां पर भी ऐसा ही है कि सन जो है अर्थ के सेंटर ऑफ मास पर एक फोर्स लगा रहा है जो कि बेसिकली सन की तरफ है। उस फोर्स को सेंट्रल फोर्स या फिर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो है यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल कैसे लगेगा। एक बात सोचिए, सन के अलावा ये कंसीडर कर लीजिए कि अर्थ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। अगर अर्थ पे एक्चुअली जो है कोई फोर्स लग रहा होता, और मान लीजिए टेंजेंशियल लग रहा होता है एलिप्स की ट्रेजेक्टरी पे, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि कोई भी स्टूडेंट जो कि सेंसिटिवली इस चीज को फील कर रहा है, वो अपनी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात मुझे कहता, वो ये कहता कि सर जी अगर एक्चुअली फोर्स इस तरीके से लग रहा है तो अर्थ की स्पीड ज्यादा होती तो 365.25 डेज का कोई फंडा ही नहीं होता। अर्थ तो बहुत जल्दी एक्चुअली अपना टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन का या फिर एक ऑर्बिट का एक्चुअली कंप्लीट कर लेती। सो दैट्स व्हाई एक्चुअली इससे ही पता चलता है कि क्योंकि मात्र सन ही इस पे एक फोर्स लगा रहा है जिसका नेचर ग्रेविटेशनल है, वो फोर्स हमेशा इसकी ट्रेजेक्टरी पे बने हुए टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये बेसिकली हमेशा परपेंडिकुलर होगा तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, सो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब आप एक चीज कंसीडर कर लें, अब मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है, और जो है हम जो है एक चीज कंसीडर कर लेंगे, वो ये कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम ना के बराबर मारेंगे, एंड उसके बेस पे हम सेकंड लॉ जिसको कि हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है फॉर द केस ऑफ एनी प्लैनेटरी मोशन, उसको डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो अब इसको मिटा दिया, बोर्ड है छोटा, दिमाग है आपका बड़ा, तो आप एक्चुअली फील कर लोगे कि सर बोल क्या रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो हम एक्चुअली उस डिस्टेंस को डीएल मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, डीएल हो गया। मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर हो गया, तो लॉजिकल बात है यहां से लेके यहां का डिस्टेंस भी आर हो जाएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए ये दोनों लाइंस जो हैं जिनके की लेंथ मैंने आर लिखी हुई है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, डी थीटा। ओके, सो द थिंग इज दिस कि हम इसको थोड़ा सा जो है इस तरीके से करते हैं। ये लाइन जो मैंने बनाई वो ये है, और ये लाइन जो है बेटा वो एक्चुअली ये लाइन होगी। दोनों लाइन की जो लेंथ है वो बराबर है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि बेसिकली क्या है कि अगर दोनों लाइन की लेंथ बराबर है और ये चीज बहुत छोटा है, ये कर्व जो है जो कि हमारे एक सर्कल का पार्ट हो सकता है, अगर मैं इस एलिप्स को सर्कल मान लूं, अगर ये चीज बहुत छोटी है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि मैं इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकता हूं ऐसे। ये एक्चुअली फंडा हम तब पढ़ाते हैं जबकि एक्चुअली किसी भी स्टूडेंट को चाहे मैथ हो जिसमें कि हम साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टाइम्स 0 1 कहते हैं, या फिर जो है हम जो है लिमिट ऑफ थीटा टाइम्स 0 कॉस थीटा को 1 कहते हैं, तब हम एक्चुअली ये चीज पढ़ाते हैं और इस चीज को बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो थिंक इज दिस कि ये जो चीज है वो क्या होगी आपकी आर इंटू डी थीटा होगी। ये एंगल जो हो गया वो डी थीटा का एंगल हो गया। नाउ यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर हो गया। नाउ डी ए जो कि एक्चुअली एरिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू आर इंटू डी थीटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एरियल वेलोसिटी एक्चुअली निकालनी है, इस वजह से हम सारे के सारे काम कर रहे हैं। और एरियल वेलोसिटी क्या करनी थी हमने,
लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखो, उसके हिसाब से अपने कर्म करते रहो, दैट्स द थिंग। उससे डेविएट नहीं हो, हमेशा जो है मंजिल मिलेगी। हमें एरियल वेलोसिटी को क्या करना है, कांस्टेंट मानना है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, डी ए, दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर देते हैं। और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया भी है क्लास में, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये डी ए बाई डी टी हो गया। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, किसके बराबर हो गया, डी ए बाई डी टी के बराबर हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये उड़ गया 2। अब एक्चुअली इसको जो फिर दोबारा m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तुम जानते हो क्योंकि यहां से यहां अर्थ बहुत दूर है, तो दूर से देखा अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा गंजे उछल रहे थे। सो अंडे उबलने का बेसिकली मतलब है अंडे को क्या मानना है, पॉइंट मास मानना है। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली सन के अबाउट क्या होगा, एम आर स्क्वायर। ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ये चीज पूरी चीज क्या हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। इसको एल लिख सकता हूं मैं, और ये हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय एम इंटू डी ए बाय डी टी। अब कोई भी बच्चा एक्चुअली थोड़ी सी रिसर्च करे या फिर मुझसे बोले, पवन सर डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट इक्वल टू एल अपॉन 2m हो गया, ये तो कंजर्व रहेगा सर, कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है एक्चुअली हमारी अर्थ पर टेंजेंशियली। तो कोई बच्चा ही बोल सकता है सर ये तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। सो ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअली हमने ये प्रूव कर दिया कि डी ए बाई डी टी जो है केपलर ने, जो कि अपने मेंटर के 2000 से ज्यादा स्टार्स की ट्रेजेक्ट्री जो उन्होंने निकाली थी इंक्लूडिंग प्लैनेट, जानते हो किसने निकाली थी, विद द हेल्प ऑफ ब्रास सिलेंडर्स। कोपेनहेगन नाम के एक आइलैंड में, एक कोपेनहेगन जगह पे एक आइलैंड उन्होंने खरीदा, एंड ही वाज अ रिच पर्सन। सो उनके एक्चुअली डाटा को कलेक्ट करके, मैथमेटिकली ऑब्जर्व करके, काफी टाइम लगा के, एक्सपेरिमेंटली देख के भी जोहान्स केपलर ने मैथमेटिकली ये बोला डी ए बाई डी टी, और वो हमेशा कांस्टेंट है। तुम देख सकते हो हमने एंगुलर मोमेंटम और मास और 2 हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हमने देखा कि ये प्रूफ हो गया। सो दिस वाज नथिंग बट द केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, सॉरी इसको एक्चुअली हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, सॉरी लॉ ऑफ ऑर्बिट पहले वाला होता है। क्या होता है कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक्चुअली अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, एंड यू कैन से दोज ऑर्बिट है स्टेबल ऑर्बिट, कभी ना तो उसका साइज बढ़ता है ना कम होता है। थर्ड थिंग जो एग्जैक्टली केपलर ने कही, अब वो जो चीज है, जब हम एक्चुअली प्लैनेटरी मोशन या फिर एक्चुअली कोई भी सैटेलाइट का मोशन पढ़ेंगे, जो कि इसमें है, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और हम ये भी देखेंगे कि मंगलयान को किस तरीके से एक्चुअली घुमाया था, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ग्रेविटेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसकी वजह से एक्चुअली जो है मेरी जिंदगी में काफी मुठभेड़ भी हुई है। कई लोगों ने पढ़ा दिया है, उसके बाद में बोला गया मुझे नहीं पढ़ाना है, दिस इज द थिंग। बट देन ऑल्सो एक्चुअली मैंने पढ़ा है, क्यों, बिकॉज जिस चीज में जहां चाह है वहां राह है, एंड द थिंग इज जहां पे प्यार है वहां कुर्बानी है, किसी भी चीज की, चाहे वो जॉब हो, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जीवन में ये याद रखना। अनदर थिंग, इस बात को भी याद रखना कि जीवन में किसी भी गुरु की वजह से अगर तुम्हारा मन चेंज हुआ है, कुछ हुआ है, बगैर सोचे समझे, बगैर एक्चुअली प्रूफ देखे, उस गुरु की कभी निंदा ना करो। उससे ये देखो कि क्या उसने तुम्हारे मन पे इंपैक्ट डाला है, क्या उसका करेक्टर वैसा है। बिकॉज थिंग इज दिस, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं, 12 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, कि हमारे इस लर्निंग लाइन में, टीचिंग लाइन नहीं बोलूंगा, लर्निंग लाइन, मैं अभी भी स्टूडेंट हूं, बगैर सोचे समझे एक्चुअली जो स्टूडेंट्स को कभी कभी ऐसे बता दिया जाता है कि वो टीचर ऐसा है, वो टीचर ऐसा है। इससे जानते हो, इससे एक्चुअली ये जो छोटी बातें हैं उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ता है कि हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है। नेवर। गुरु का इसी तरह से रिश्ता है जिस तरीके से एक माँ और बेटे का है, या फिर एक बाप और बेटी का है, या फिर हम बोल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, माँ बेटी बाप बेटे का, ऐसा इसी तरह से दिस इज द पायस रिलेशनशिप। ओके, सो ट्रस्ट योर टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं। इफ ही और शी इज नेवर लीविंग यू, नेवर लीव दैट गाय, नेवर लीव दैट पर्सन, उसको एक्चुअली छोड़ने की कोई है। अब हम आगे देखते हैं, तीसरा वाला लॉ पढ़ते हैं। तीसरे वाले को लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है। सुनो, केपलर ने ये कहा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है हमारा, ये जो चीज होगी ये होगी हमारी अर्थ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी तरह से एक्चुअली ये जो है, सपोज कंसिडर करो दूसरा किसी प्लेनेट का ऑर्बिट हो गया, मान लो ये जो चीज है ये है हमारा सपोज सैटर्न हो गया। अर्थ के सेंटर
और सन के सेंटर, अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया आर ई। इसी तरह से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहां से यहां का डिस्टेंस है, वो सपोज कंसिडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आर एस। ठीक है बेटा, मैंने आपको जब पढ़ाना शुरू किया था उसके थोड़ी देर बाद मैंने क्या बोला था, एलिप्स को हम जो है सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। किसी भी टीचर ने रिस्पेक्टिव उन्होंने कंसिडर कर लिया, इससे ये पता चलता है कि वो एक्चुअली सर्कुलर ट्रेजेक्टरी अर्थ की कंसिडर कर रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्टिकुलर थिंग वो आपको समझाएंगे या समझाएंगी। ठीक है, दिस इज, तो उन्होंने ये बोला केपलर्स थर्ड लॉ में, केपलर ने, कि जो भी प्लैनेट घूम रहा है, मान लो ये प्लैनेट घूम रहा है इस तरीके से, इसका टाइम पीरियड घूमने का, टाइम पीरियड मतलब फिर दोबारा से यहाँ पे वापस आ जाएगा, वो टी ई है। इसी तरह से एग्जैक्टली इसका टाइम पीरियड जो है वो टी एस है। तो उन्होंने ये बोला कि ध्यान से सुनना, टी ई स्क्वायर अपॉन ऑफ टी एस स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू आर ई की पावर 3 अपॉन ऑफ आर एस की पावर 3। अब ये कैसे आया देख लेते हैं ऐसे, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ बच्चे फील कर रहे होंगे कि इसको जो है हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्या इसे हम कंसीडर करना पड़ेगा हमें एक्चुअली एज अ सर्कल। यार एक काम करते हैं, इसको बाद में ही देखते हैं जब हम लोग प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे। तो मतलब क्यों, क्योंकि यार अभी मैं एक चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं, और उसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हकीकत में एक्चुअली वेरिएबल्स जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में है वो बहुत कम है जो कि न्यूटन ने दिए थे। हेनरी कैवेंडिश नाम के फिजिसिस्ट ने कैपिटल जी की वैल्यू दी, एंड द थिंग इज दिस कि कुछ इनकम्प्लीट चीज दूसरे फिजिसिस्ट ने दी। बट देन ऑल्सो क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी चीज को स्टार्टिंग करने का जिम्मा अगर उठाता है तो हम उसको लीडर बोलते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस थिंग, दिस लॉ जो कि हम पढ़ेंगे उसे बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने वर्बली बोला आपको पहला वाला लॉ, दूसरा वाला लॉ बता भी दिया, समझा भी दिया कि किस तरीके से दूसरा वाला लॉ आया, तीसरा वाला लॉ आपकी आंखों के सामने है। और मैंने बोला जब मैं आपको प्लैनेटरी मोशन जो है यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो आपको जो है ये बताऊंगा कि किस तरीके से तीसरा वाला जो है लॉ आया। ओके, लॉक एंड लोड। अब हम जो है मेन चीज पे अपने फोकस डालते हैं, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोग जो है समझ लेना। सबसे पहले चीज जो है वो ये कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली जो है जिसमें कि फोर्स के बारे में चर्चा होगी, वो जो लॉ है वो सेंट्रल फोर्स, मतलब जो फोर्स है वो बेसिकली उसको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो एक्चुअली स्टार का बेसिकली मतलब होता है मेरी क्लास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये पॉइंट मासेस के लिए, और मैं कह सकता हूं स्फेरिकल मासेस के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली लगता है। ठीक है, सो दैट्स नथिंग बट द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तीसरा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। फिजिक्स में 3 रिलेशनशिप हैं जिन्हें हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स के लिए, और तीसरा इसी तरीके से बेसिकली जो है ग्रेविटेशन के लिए है। लेकिन तीनों चीजें पॉइंट वाली होनी चाहिए। पॉइंट मास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, पॉइंट चार्ज कूलम्स लॉ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। इसी तरीके से हम पोल्स, मैग्नेट के पोल्स होते हैं ना, अगर उनको पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और इमेजिन कर लेते हैं वो अलग अलग हैं, हो नहीं सकते बेसिकली। 2 पोल्स कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग हो जाएं, एक मैग्नेट से हटके हो जाए, बट ऐसा मान लेते हैं। तो ये तीनों के तीनों लॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, इस बात को याद रखना। और हम एक्चुअली जो है इसको हम फील्ड फोर्सेस का भी लॉ बोल सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ फील्ड फोर्सेस। कौन सा फील्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हम बोल सकते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द 2 मासेस है। चौथा ये है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 ऑब्जेक्ट्स। अभी देखेंगे सारी की सारी चीजें एक्चुअली इसमें देखेंगे। अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से हो जाएगा, कर देते हैं। एंड जो पांचवी जो चीज है दैट्स मच मोर इंपॉर्टेंट, कि इसमें एक्शन रिएक्शन का हिसाब किताब लगता है, एक्शन एंड रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक फोर्स दूसरे पे लग रहा है तो दूसरा एक्चुअली जो है पहले वाले पे जो फोर्स लगाएगा वो ऑब्वियस सी बात है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन। राइट। 6th एक और भी बात है, वो ये कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव इन नेचर होता है।
द फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। आज तक किसी भी ऑब्जर्वेटरी ने, जो कि हमारे स्पेस में है, या फिर किसी साइंटिस्ट ने, चाहे कोई भी लेबोरेटरी हो, नासा हो, JPL हो, या फिर आर्क हो, या सी, या फिर स्पेस एक्स हो, इन लोगों ने कभी भी जो है ये ऑब्जर्व नहीं किया साइंटिफिकली इन द मैनर ऑफ फिजिक्स कि कभी भी जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें रिपल्सिव हिसाब किताब हो। मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी भी जो है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स है वो रिपल्सिव इन नेचर हो, ग्रेविटेशन वाला। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो कि सीखने को मिलते हैं फ्रॉम द ग्रेविटेशन, फ्रॉम द लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उससे लेट्स सी कि एक्चुअली न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। बहुत ध्यान से बात सुनते रहना आप। मैं बहुत इजीली एक्चुअली जो है इसका डिस्क्रिप्शन करूंगा। अलोंग द एक्सिस, नॉट इन द स्पेस। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये कोई मास है, कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल। ये जो चीज है इस चीज का सेंटर ऑफ मास हो गया। सपोज ये कंसिडर कर लो कि जहां पे सेंटर ऑफ मास है वो पोजीशन P1 है और इस पार्टिकुलर चीज का मास है m। इससे एक स्ट्रेट लाइन खींची, अलोंग द एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास की P2 है, एंड द थिंग इज दिस कि एग्जैक्टली ये जो मास है वो m2 है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे कहता है, ईच ऑब्जेक्ट attracts any other object with a force which is always attractive in nature। इस पर ये याद रखना, इस पर ये या फिर इसके सेंटर ऑफ मास पे ये जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगेगा। और इस फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F2। ध्यान सुनते रहना। इसी तरह से इस पर जो बेसिकली ये फोर्स लगाएगा वो फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, नहीं तो डावाडोल हो जाएगा। सो ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज मान लो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये क्या होगा? मान लो F के बराबर है, ये हो जाता है कैपिटल G, जिसके मैंने बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी। हेनरी कैवेंडिश नाम के फिजिसिस्ट ने बोला था कि कैपिटल G आना चाहिए, m1 m2 अपन r। ये फॉर्मूला कहां पे लगेगा? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस पे, या फिर एक्चुअली स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन उस पे लगेगा। और आई वुड से वन थिंग कि अगर ऑब्जेक्ट्स का स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है, या फिर रेडियल सिमेट्री कोई नहीं है, या फिर पॉइंट मास नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर दूर है। देन ऑल्सो वी कैन से दिस थिंग कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्चुअली लगेगा, राइट? पॉइंट मास से जब हम कंसिडर करते हैं तब वी कैन से, तब देख सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ मासेस। ये लाइन है जिसके अलाउंग जो है फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स इस तरीके से लगा है, लाइकवाइज इस पर फोर्स जो लगेगा वो इस तरीके से लगेगा। ये दोनों एक्चुअली डायरेक्शंस आप देख सकते हैं, माइनस आई कैप में प्लस आई कैप है। एंड क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर लग रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो कोई भी स्टूडेंट एक्चुअली इस तरीके से समझ सकता है कि F12 इज इक्वल टू सर का माइनस F21 हो जाएगा। दैट्स द थिंग, इस बात को याद है, ठीक है? कि ये जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये दोनों फोर्सेज आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। दैट्स व्हाई अट्रैक्टिव। पास में आने का मतलब बेसिकली फोर्सेस क्या होंगे? अट्रैक्ट, जानते हो तुम। और दूर जाएंगे तो बेसिकली फोर्स क्या होंगे? रिपल्सिव। बस यही चीज को एक्चुअली याद रखना है कि फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं। लॉ का याद रखना है कि ये लॉ है, प्रोडक्ट कर दूंगा मैं दोनों मासेस को, इनवर्सली स्क्वायर ले लूंगा और उसके बाद एक्चुअली कैपिटल G से मल्टीप्लाई कर दूंगा। याद रखना, तमीज सिर्फ एक चीज की चाहिए यहाँ पे, और वो है डायरेक्शन निकालने की। अंडरस्टूड? अदरवाइज ऐसे किसी भी एग्जाम में आज के टाइम पे नहीं आता है कि आपको किसी डिस्क की वजह से या फिर बहुत बड़ी फ्लैट शीट है उसकी वजह से आपको जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालने के लिए दे दी जाए। अब तुम बोल सकते हो कि निकालने के लिए दे दी जाए तो क्या होगा? तो इनवर्सली स्क्वायर रिलेशनशिप वहां पे नहीं लगता है। बहुत बड़ी इनफाइनेटली प्लेट फ्लैट शीट है, तो उसकी वजह से किसी दूसरी पार्टिकुलर चीज पे अगर हम ये बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वो कभी भी इनवर्सली स्क्वायर या सिंपल इनवर्स नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। इस बात को याद रखना है। ऐसे ही एक्चुअली सिमेट्री आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नाम के चैप्टर में भी देखने को सुनने को मिलेगी। सो आई होप आपको जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो क्लियर हो गई होंगी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है? सेंट्रल फोर्स है क्योंकि सेंट्रल मास के बहुत लग रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, एंड द थिंग इज दिस कि एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, एंड द थिंग इज दिस कि ये जो फोर्स है वो फील्ड फोर्स है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको सुननी है और उसको अपनी सोच में लेके आगे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? हमारा क्लैरिटी से पढ़ने का उद्देश्य यही होना चाहिए सबसे पहला कि हमारा जो है कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंटली क्लियर हो जाए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए हमारी कि एक्चुअली अगर वो कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंटली
किसी भी टीचर ने डेप्थ में भी क्लियर करा दिया है विदाउट मरमरिंग। एक्चुअली जो है कुछ लोग ऐसे करते हैं जिनके वर्ड्स ऐसे होते हैं, तो बच्चा हमेशा जो है वो फ्लो में नहीं रह पाता अपनी कंसंट्रेशन में। तुम लोग कभी भी कोई गेम खेलते हो, जैसे कि मैं कंप्यूटर में खेलता हूँ काउंटर स्ट्राइक या फिर बैटलफील्ड, तो जब एक्चुअली आतंकवादी या फिर जो है काउंटर टेररिस्ट वगैरह जो होते हैं हमारे अगेंस्ट से मरते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक्चुअली हमें जो है कॉन्फिडेंस आता है। मान लो थोड़ी देर के लिए एक भाग गया, तुमने गोली चलाई, वो नहीं मरा, इसका मतलब ये है कि स्किप होगी कोई भी चीज। तो ऐसे कभी होता है तो बच्चे को मजा नहीं आता है। तो इसी तरीके से राइट फ्लो में रहना है एंड किसी भी चीज को समझ लेना है एंड उसके बाद में उसको अप्लाई करना, मतलब एनालिसिस उस चीज की करनी, किसी क्वेश्चन का क्या लेवल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि कितना एक्चुअली फोकस है। अंडरस्टूड? ये है। तो ये सब चीजें हमारी हो गई। ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक्चुअली फॉर्मूला है। खबरदार हमेशा ये याद रखना है कि डायरेक्शन कौन सी है, उसके हिसाब से एक्चुअली हम कर सकते हैं। मैंने इसी साल एक जगह पे जहां पढ़ाया, वहां पे एक्चुअली 3 डायमेंशन में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया। काफी लंबा हिसाब किताब बता दिया था, बिकॉज द थिंग इज दिस कि बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट था वहां पे। हम चुनिंदा लाइनों में उसको समझ सकते हैं। ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है एंड द थिंग इज दिस कि कोई दूसरा एक्चुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में स्पेस में है। मान लो इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, और ये पॉइंट अब जहां पे रखा है उसे हम ओरिजिन मान लेते हैं। यार ऐसा अच्छा रहेगा कि मैंने इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लूं, मतलब ऐसा कर लूं कि एक्चुअली ये हो गया एक्स, ये एक्चुअली हो गया वाई, और ये वाली पार्टिकुलर चीज जो होगी वो होगी हमारी जेड। समझ में नहीं बात? नाउ थिंक इज दिस कि ये जो पॉइंट हो गया वो हमारा पी पॉइंट हो गया, और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक्स, वाई, जेड। क्योंकि मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि ये जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट कहां पे लगा हुआ है? स्पेस पे रखा हुआ है। अब बात यह है कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इस पर फोर्स इसकी वजह से कैसे लगेगा, और मेरा मानना यह है कि एक्चुअली तुम जो है बिंदास तरीके से कोई भी चीज तुम्हें पढ़ाई गई है उसको एक्चुअली जो है अपने अंदर रखते हो, मतलब तुम्हें पता था कि वो चीज सर ने क्या बोली थी और अब अप्लाई कर सकते हो। तो क्योंकि ये दोनों फोर्स, ये दोनों मासेस एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, तो तुम बोल सकते हो सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो आप आर, और इस पर फोर्स इसकी वजह से ऐसे लगेगा, इस पर फोर्स इसकी वजह से ऐसे लगेगा, मतलब अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अब किस किस चीज की जरूरत है जिसकी वजह से एक्चुअली हमें फोर्स निकालना है? सबसे पहले चीज, साला कोई भी फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे विस्कस हो, वो होता क्या है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। बाई मैग्नीट्यूड तो कोई भी जानता है, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर हो गया आर, मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर हो गया वेक्टर आर, और मैग्नीट्यूड आर। तो कैसे लिख सकता है कोई भी बच्चा? x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप अपॉन, क्लास में क्या करा रखा है मोस्टली बच्चों? आर को कैसे लिखते हैं? वेक्टर में तुमने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दैट्स द थिंग। सही है। अब इससे क्या आ गया? तुम बोल सकते हो पवन सर ये आ गया आर कैप। आर कैप किसकी डायरेक्शन है? आर कैप एक्चुअली इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इस वेक्टर की डायरेक्शन। लेकिन फोर्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। चालाकी करते हैं, टाइम बचाना है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस आर कैप। भाई अगर इसकी डायरेक्शन आर कैप है तो ये जो है पॉइंटर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस आर कैप। ना डायरेक्शन आ गई किसकी? फोर्स की। किस पे? इस। अब फोर्स देख लो, इस पे क्या है? इस पे फोर्स है फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल ऑफ एम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेगा तू? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इंटू यार माइनस आर कैप। यहां से डाल दो, यहां से निकाल के ठा 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 हो गया। ये चीज क्या होगी हमारी? फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस। ये 3 डायमेंशन में हो गया हमारा हिसाब। तो कितनी लाइनों में निकाल दिया हमने? 2 लाइनों में निकाल दिया। उनको क्या किया था मैंने? सारे कोऑर्डिनेट बता दिए थे। यहाँ पे कोई मास रखा था, यहाँ पे कोई और मास रखा था, उसके बाद में एक्चुअली निकाला सारा का सारा हिसाब। तो ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है? पहले तो 2 चीज देख लो कि दोनों मासेस क्या है, मल्टीप्लाई कर दो भाई। उसके बाद में इन दोनों का डिस्टेंस देख लो क्या है। जैसे इन दोनों का डिस्टेंस क्या दे रखा है मैंने? आर। अब आर को किसके फॉर्म में लिखा है? एक्स वाई जेड, क्योंकि ये चीज लिखी है। और तुम क्या करोगे? उसके बाद एक्चुअली डायरेक्शन देख ली किस पे, कि इस पे फोर्स इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या है? आर कैप। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस आर कैप। खत्म, बात हो गया। सो ये हो गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द स्पेस। ठीक है, जब हमने एक को ओरिजिन में लिख दिया तो ये बहुत इजीली एक्चुअली हमने कर लिया है। अब आगे वाली जो क्लास होगी हमारी,
क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे का लेक्चर हमारा हो चुका है। आधे घंटे में बहुत चीजें पढ़ ली हमने। आगे वाली क्लास में एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, हम एक्चुअली करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी का काम करेंगे, और साथ में एक्चुअली जो है फील्ड का हिसाब किताब देखेंगे आगे वाली क्लास में। ये जो है 30 मिनट्स की नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। टाटा बाय बाय।